जय श्री राम, जय जय श्री राम। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी का संपूर्ण नेतृत्व, पार्टी की मंडी लोकसभा क्षेत्र से हमारी प्रत्याशी सुश्री कंगना जी, उपस्थित सभी भाइयों बहनों, नौजवान साथी और पत्रकार मित्रों, हम छोटी काशी के सभी भाई बहनों का आज ये सौभाग्य है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और बड़ी काशी के सांसद आज हम सबको अपना संदेश देने के लिए यहां पर आ रहे हैं। भाई और बहनों, मैं लंबी बात कहूं ये संभव नहीं है क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी थोड़ी देर में हमारे बीच में यहां पर पहुंचने वाले हैं। मैं आप सब भाई बहनों का यहां पर बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। गर्मी के बावजूद भी बहुत सारे हमारे साथी, नौजवान साथी, बुजुर्ग सड़कों पर अभी तक खड़े हैं क्योंकि अंदर आने की जगह पूरी तरह से भर गई है। जितना हमने सोचा था आज के इस कार्यक्रम के लिए, उससे लगभग दुगने लोग आज यहां पर इस जनसभा में यहां पर हमारे शामिल हुए हैं। और इसके लिए मैं सबसे पहले तो संगठन के सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। पिछले कल बारिश हो रही थी और रात के जब 12 बजे हम यहां से जा रहे थे, हमारे युवा मोर्चा के हमारे साथी झंडे लगा रहे थे, झंडे गिर रहे थे, तो फिर भी उसके बावजूद भीग भी रहे थे, लेकिन काम में डटे हुए थे। इसलिए सारी जिम्मेवारी, सारा इस कार्यक्रम का सफल आयोजन के लिए सब पार्टी के साथियों को बहुत बहुत बधाई और मंच पर उपस्थित नेतृत्व को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमारा सौभाग्य है भाई बहनों, एक मजबूत नेतृत्व भारत को एक वर्षों के बाद मिला है और शायद ऐसा लगता है कि वर्षों की तलाश अब पूरी हुई। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह देश आगे बढ़ा है। एक दशक का कार्यकाल पूरा होने के पश्चात दूसरे दशक की दस्तक दे रहा है और ये पहली बार हम इस तरह का मंजर देख रहे हैं जब अभी वोट पड़ने बाकी हैं, वोट गिनने बाकी हैं, लेकिन देश नतीजा निकाल करके बैठ गया है कि आएंगे तो आएंगे तो आएंगे तो ये हकीकत है। पहली बार हम देख रहे हैं कि विपक्ष की ओर से कोई इस बात को कह ही नहीं रहा कि हमारी सरकार बने। पहली बार हम इस बात को देख रहे हैं कि देश में दूसरे प्रधानमंत्री का पूरे चुनाव के अभियान में नाम भी नहीं आ रहा है। ये हमारा सौभाग्य है भाइयों बहनों, ऐसा नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी को मिला है। और इस नेतृत्व ने जिस प्रकार से देश को दुनिया के मानचित्र पर खड़ा किया है, इसे हम कभी भूल नहीं सकते। कुछ लोग कहते हैं कि क्या किया नरेंद्र मोदी जी ने, मैं यही कहूंगा, क्या करना बाकी रह गया है। राम जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण होना चाहिए। भूमि पूजन का कार्यक्रम भी हमने उनके हाथों से होते देखा और प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भी हमने और आप सब लोगों ने उनके हाथों से होते देखा है। जय श्री राम, जय जय श्री राम। धारा 370 समाप्त होनी चाहिए, हम सब लोग सोचते थे, बोलते थे, लेकिन दिल मानता नहीं था। लोकसभा में, राज्यसभा में बिल पारित होते हमने देखा है। भाई और बहनों, मुझे जम्मू कश्मीर में 4 वर्ष तक काम करने का अवसर प्राप्त हुआ है संगठन के लिए। मैं आप सबके बीच में उस बात का जिक्र करना चाहता हूं। मैं जहां मैं रहता था, जम्मू के परेड ग्राउंड में मेरे सामने सचिवालय का भवन था जम्मू कश्मीर का, और सचिवालय के छत पर 2 झंडे होते थे, एक तिरंगा झंडा और दूसरा झंडा जम्मू कश्मीर का झंडा।
मालूम नहीं था मुझे कि इस प्रकार का भी। मैंने उत्सुकतावश वहां के साथियों से पूछा जब मैं पहली बार वो देखा, मैंने कि ये दूसरा झंडा किस बात का है? कहा कि ये जम्मू कश्मीर का झंडा है। हमने कहा ये तिरंगे झंडे के समानांतर, उसके समानांतर होने के साथ उसके बराबर क्यों है? देश का झंडा तो एक है, वो तिरंगा झंडा है। लेकिन कहा, साथियों ने कहा कि इसलिए है क्योंकि धारा 370 है, उसके अंतर्गत ये प्रावधान है कि जम्मू कश्मीर अपना झंडा अलग से रख सकता है। मंत्री आता था 2 झंडे की गाड़ियों वाला, एक तरफ तिरंगा झंडा, एक तरफ दूसरा जम्मू कश्मीर का झंडा। और आज जब धारा 370 समाप्त हुई, मुझे जम्मू जाने का मौका मिला। मैं उसी जगह खड़ा हुआ और उसी सचिवालय के भवन की छत को मैंने देखा, एक तिरंगा झंडा, कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक भारत, समस्त भारत, एक तिरंगे झंडे के नीचे मजबूत भारत। आज धारा 370 समाप्त होने के बाद 3 तलाक समाप्त होना चाहिए, इस बात को कहते थे। 3 तलाक हमारे सामने समाप्त हुआ। फिर कहा कि सीएए लागू होना चाहिए, उस दिशा में आगे बढ़े। यूसीसी लागू होना चाहिए, उसके लिए कानून बन गया, उसका इंतजाम हो गया। और आगे बढ़कर के हम देखते हैं कि अगर जनधन खाते की अगर हम संख्या देखते हैं, 50 करोड़ से ज्यादा की संख्या जनधन खाते खोले गए। और जिन जनधन खाते में पैसा गरीब लोगों ने भी डालना शुरू किया। महिलाएं यहां पर बहुत बैठी हैं, माता बहनें। हम कहते थे आरक्षण होना चाहिए, 33% आरक्षण होना चाहिए। सभी बोलते थे होना तो चाहिए, लेकिन होता नहीं था। देश में जब मजबूत नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी का मिला, धारा 370 समाप्त हुई। धारा 370 समाप्त होने के बाद ये भी एक काम था नारी सम्मान की थे, और उसमें 33% महिलाओं को आरक्षण का प्रावधान किया गया। उसके लिए भी मैं आप सबको बधाई देता हूं। हम आगे बढ़कर के देखें, 80 करोड़ गरीब लोगों के लिए मुफ्त अनाज का प्रावधान इस देश में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। 35 करोड़ से सीधे डीबीटी के माध्यम से देशवासियों के खाते में पैसे डाले गए, 35 लाख करोड़ का। और इससे आगे बढ़कर के हम देखें, भाई और बहनों, आयुष्मान भारत देश के गरीब लोगों के इलाज के लिए एक योजना आई। उस योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया गया। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बात का भी जिक्र किया कि हम आने वाले समय में नई सरकार बनने के बाद 70 साल से ऊपर सभी बुजुर्गों को आयुष्मान भारत के अंतर्गत कवर करेंगे। ये भी एक वादा नरेंद्र मोदी जी ने किया। आज हमारे लिए खुशी का विषय है कि अगर गारंटी की अगर बात कहते हैं, गारंटी एक आदमी की चलती है, एक आदमी के गारंटी पर भरोसा देश करता है। और वो भरोसा किस पर है? नरेंद्र मोदी जी का। मोदी जी की गारंटी का मतलब है काम पूरा होने की गारंटी। ये नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है। और जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं की गारंटियों का जिक्र होता है, उन बातों में मैं जाना नहीं चाह रहा हूं। उससे पहले हमारे साथियों ने यहां पर बहुत सारी बातों का जिक्र किया है। आगे बढ़कर के हम बात करें, भाई और बहनों, मैं ये भी कहना चाहता हूं, आज हमारे देश के अंदर 10 करोड़ से ज्यादा परिवारों को उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस का कनेक्शन दिया। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, उसके बाद जो अगर कुछ परिवार बचे थे, जब हमारी सरकार हिमाचल प्रदेश में थी तो हमने हिमाचल प्रदेश में गृहिणी सुविधा योजना शुरू की। बाकी के सब घर में गैस का चूल्हा पहुंचाने का काम हमने पूरा किया। हिमाचल पूरे देश भर में पहला राज्य है जहां हर घर में गैस का चूल्हा पहुंचाने में पहला स्थान हिमाचल प्रदेश ने हासिल किया। इसके लिए भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। भाई, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट हिमाचल प्रदेश में हो गया। वंदे भारत ट्रेन हिमाचल प्रदेश को मिल गई। अटल टनल रोहतांग बन करके तैयार हो गई 3300 करोड़ की लागत से। और उसका उद्घाटन करने के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मनाली आते हैं।
और मनाली ही नहीं आते हैं, लाहौल वालों ने कहा कि टनल के उस छोर में भी आना है, साउथ पोर्टल में भी और नॉर्थ पोर्टल में, दोनों जगह नरेंद्र मोदी जी पहुंचे। हम सबका ये सौभाग्य है, हिमाचल जैसे छोटे से प्रदेश के लिए पॉलिट्रक फार्मा पार्क पूरे देश में 3 मिले, एक हिमाचल प्रदेश को मिला। मेडिकल डिवाइस पार्क पूरे देश भर में 3 मिले, एक हिमाचल प्रदेश को मिला। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 2700 करोड़ रुपए के फेज 3 की शुरुआत करने की अगर पूरे देश में पहल हुई तो हिमाचल पहला राज्य था जहां चंबा से इसकी शुरुआत की गई। ये सारे काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमको करके दिए और उसके बावजूद भी विचित्र परिस्थिति है। संकट आता है हिमाचल प्रदेश में, आपदा आती है हिमाचल प्रदेश में, तो जिंदगी बचाने के लिए कहा, प्रधानमंत्री जी ने व्यक्तिगत रूप से फोन करके कहा, मुख्यमंत्री जी ने व्यक्तिगत रूप से कहा, जो भी करने की आवश्यकता है वो करने के लिए हमारी ओर से पूरी मदद होगी। एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर दिल्ली से उड़ान भर करके यहां जिंदगी को बचाने में जुटे और उसके बावजूद हिमाचल प्रदेश में उस त्रासदी के अंतर्गत 1800 करोड़ रुपए लोगों को दिए, 18,000 मकान हिमाचल प्रदेश को दिए और उसके बावजूद दुख इस बात का होता है जब कांग्रेस के लोग कहते हैं कि कुछ नहीं किया। शायद उनको ये उम्मीद थी, क्योंकि उनकी आदत बन चुकी है, जब तक जेब में ना आ जाए तब तक के लिए कोई मिला है, कुछ मिला है, इस बात को मानते ही नहीं। हिमाचल प्रदेश में त्रासदी में कहा गया कि हमने ये किया, हमने वो किया, हमने बहुत सारा बड़ा पैकेज दिया। लेकिन भाइयों बहनों, मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, पैकेज की घोषणा की जब हमने हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर पूछा कि इसमें प्रदेश सरकार का योगदान कितना है, कितना शेयर है, तो मालूम पड़ा प्रदेश सरकार का 1 पैसे का उसमें योगदान नहीं है। जो भी पैसा दिया गया यही पट्टल के मैदान में मुख्यमंत्री आते हैं, यही पंडाल में चेक दिए जाते हैं और वो चेक दिए गए, किस पैसे के चेक दिए गए? पैसा वही था जो नरेंद्र मोदी जी ने 1800 करोड़ रुपए दिल्ली से हिमाचल प्रदेश में उस मदद के रूप में दिया। लेकिन आज मुझे इस बात को लेकर के दुख है कि वो पैसा गरीब लोगों के लिए जिनका नुकसान हुआ उनको नहीं मिल रहा है, जिसका घर चला गया उसको भी पैसा नहीं मिला। लेकिन कांग्रेस का नेता है, उसका घर सलामत है, लेकिन उसके खाते में पैसे आते हैं। ये हमने अपने एक नहीं अनेकों जगह देखा। किसी का बाग चला गया, बगीचा चला गया, पशुशाला चले गई, वो इंतजार कर रहे हैं उस पैकेज का, उनको पैसा नहीं मिल पा रहा है। लेकिन पात्र व्यक्तियों तक पैसा मिलना चाहिए, ये हमारी मांग हमेशा रही है। और मैं इस बात को भी जरूर कहना चाहता हूं, अगर पात्र व्यक्ति को वो पैसा नहीं मिला तो आने वाले समय में दौर जरूर आएगा जब इस सारे मामले की जांच होगी, जो दोषी होंगे उनके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। गरीब लोगों का पैसा अमीर लोगों में बांट दिया। बहुत जगह गया मैं, लोगों ने लिख करके दिया कि मकान गिरने के कगार पर है, रह नहीं सकते हैं, रात को सोते हैं, छत को हम देखते रहते हैं। पटवारी के पास गए, उन्होंने कहा कि जब तक मकान खड़ा है तब तक के लिए, जब तक गिरेगा नहीं बोलता तब तक के लिए पैसा नहीं मिल सकता है। ये परिस्थिति आपको बताऊं हिमाचल प्रदेश सरकार। इसलिए भाई और बहनों, मुझे लगता है कि आज के इस दौर में हमको बहुत कुछ करने की बात है, बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। और जहां हिमाचल प्रदेश सरकार की अगर मैं बात कहूं, जब मैं कहता हूं तो हमारे कुछ मित्रों को बहुत बुरा लगता है, ये सरकार, कुछ लोग बोलते हैं ये जा रही है, मैं कहता हूं ये जा नहीं रही है, ये तो जा चुकी है, जा चुकी है हर हालत में। और उसकी कोई वजह ऐसे नहीं हम बिना वजह के बोल रहे हैं। यही हर्ष महाजन जी बैठे हैं, राज्यसभा के सांसद हमारे, जब इनका नॉमिनेशन भरा कांग्रेस के कुछ लोग हमारे पास आए, कहने लगे कि भाई क्या हिमाचल प्रदेश में आप ये
नॉमिनेशन जो भर रहे हैं इसको वापिस लो। हमने कहा भाई वापिस तो नहीं लेंगे, कि परंपरा ऐसी रही, आप जीतेंगे कैसे, बदनामी हो जाएगी आपकी बोलते। हमने कहा होने दो 25, कहा कि आप 25 है, हम 43 हैं। हमें मालूम था कि कुछ गड़बड़ वहां पर चल रहा है उनके, क्योंकि जब से मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश में बने वो विधायकों को नहीं मिलते थे, विधायकों की बात को नहीं सुनते थे। अगर बात सुनते थे तो किसकी सुनते थे? सिर्फ उनकी सुनते थे जो उनके सलाहकार, जो कैबिनेट रैंक के दर्जे के साथ बिठा दिए गए, जो वार्ड के मेंबर तक नहीं है वो प्रदेश को चला रहे। उनके विधायकों ने कहा कि आप गलत कर रहे हैं। कहते हैं कि मुझे कुछ पता है, मुझे मत समझाइए। आखिरकार उन विधायकों को समझाने का मौका मिला। राज्यसभा में वोट डालने की बात आई तो उन्हें चोरी छुपे नहीं कांग्रेस के पोलिंग एजेंट को वोट दिखा करके कि हम जा रहे हैं और ये हम करके जा रहे हैं। 14 महीने आपने दलील किया, बार बार दलील किया, और आत्म सम्मान के लिए आज खड़े होने की आवश्यकता है, और आत्म सम्मान के लिए हम खड़े हैं। हम नतीजा भुगतने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन आत्म सम्मान और स्वाभिमान के साथ कोई समझौता नहीं है। परिणाम निकला, हम जीत गए, और जीत होनी भी निश्चित रूप से थे भाई और बहनों, क्योंकि कांग्रेस की ओर से जो कैंडिडेट दिया गया था वो कैंडिडेट वो था जो 25 साल तक सुप्रीम कोर्ट में राम के अस्तित्व को चुनौती देता रहा। राम पैदा ही नहीं हुए, किसने देखा, किसने कहा कि अयोध्या में पैदा हुए? ऐसे प्रश्न पैदा करते थे मनमोहन सिंह जी। जब पर्ची पर बात आई, बराबर बराबर वोट हो गए, तो हमने कहा कि अब तो भगवान रामचंद्र जी ही हमारी रक्षा करेंगे। और होता भी वही है जो कहते हैं ना, होए वही जो राम रचि राखा। और पर्ची निकली तो भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई, हम महाजन जी राज्यसभा चले गए। तो कहते हैं कि सरकार कांग्रेस पार्टी की काहेगी सरकार है, बहुमत, प्रचंड बहुमत होने के बावजूद भी सरकार हार गई है। और नैतिकता तो ये बनती है, उनको त्यागपत्र देना चाहिए था, लेकिन नहीं दिया। भाई और बहनों, इससे आगे बढ़कर के हम देखते हैं, दूसरे दिन बजट था, बजट में भारतीय जनता पार्टी के 15 विधायकों को उठा करके सड़क में फेंक दिया गया, तब जाकर के बजट पारित हुआ। किस बात की सरकार है? और यहां ठीक कहा हमारे साथियों ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा चुनाव क्यों नहीं लड़ी? वो तो सांसद ही, यहां से टिकट मांगने की जरूरत है, टिकट खुद ही वो अपने आप तय कर सकती है, अध्यक्षा है। लेकिन मना इसलिए कि आप खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हमने जलालत का बहुत लंबा दौर सुना और इस दौर से हम बाहर निकलना चाहते हैं। हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, ना मानी जा रही है, कार्यकर्ताओं के काम नहीं हुए, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। और उनके सपुत्र जो यहां से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, मैं उनके बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहता, इतना ही कहना चाहता हूं भाई, क्या ये सत्य नहीं है कि जब विधानसभा के अंदर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की पत्रकार वार्ता की, उसमें आपने जिक्र किया, आपने कहा कि मेरे पिताजी की वजह से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, हर पोलिंग बूथ पर उनका फोटो लगा दिया गया। लेकिन सरकार बनने के बाद उनकी दुखद मृत्यु के पश्चात उनके लिए हमने थोड़ी सी 2 गज जमीन मांगी, तो 2 गज जमीन हमको नसीब नहीं हुई, इसलिए मैं मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देता हूं। जो हमें कह रहे हैं कि आप दोषी हैं, अरे दोषी कौन है? आपका मंत्री कहता है कि आप दोषी हैं, आपकी पार्टी की अध्यक्षा कहती है कि आप दोषी हैं, और उसके बाद सारी चीजों को कहने की आवश्यकता नहीं है, समझाने की आवश्यकता नहीं। भाई और बहनों, मुझे लगता है कि आज वक्त आ गया है, आज वक्त आ गया है कि देश की सरकार बननी है। और देश की सरकार बनने के साथ साथ भाई और बहनों, अब की बार यह भी लग रहा है जो 6 उपचुनाव हैं हिमाचल प्रदेश में, 6 उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी की जीत होने वाली है। यहां रवि ठाकुर जी यहां पर बैठे हैं, लाहौल से चुनाव लड़ रहे हैं, हमारी शुभकामनाएं हैं इनके साथ। और
समय दे करके हमें पूरा भरोसा है रवि ठाकुर जी भी जीत करके आएंगे और हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के विधायक की हैसियत से बैठेंगे। आज हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है कि मंडी लोकसभा क्षेत्र के लिए भारतीय जनता पार्टी के केंद्र के नेतृत्व ने तय किया कि कंगना जी चुनाव लड़ेंगे और जो 33% का आरक्षण का जिक्र हो रहा तो वो हिमाचल मुझे लगता है कि पूरे देश में पहला राज्य है जहां पर 33% लागू कर दिया। और कंगना जी फिल्म जगत में काम करते हुए संघर्ष करते हुए अपनी पहचान बनाने में सफल हुई है। पद्मश्री अवार्ड मिला और निश्चित रूप से जिस जुनून और जोश के साथ आपने फिल्म इंडस्ट्री में संघर्ष करके एक मुकाम हासिल किए, एक पहचान हासिल की, हमें पूरा भरोसा है कि राजनीतिक क्षेत्र में भी आकर के आप अपनी पूरी सेवा और सेवा के समर्पण के भाव के साथ लोगों की सेवा में जुट जाएंगे। और जो कह रहे थे कि भाई कंगना आई है चले जाएगी, लेकिन कंगना जी ने इस बात को कहा है कि मंडी की सांसद बनने के बाद मैं आपको निराश नहीं होने दूंगी, जो भी बन पाएगा वो काम करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। इसलिए भाई और बहनों, मैं आप सबके बीच में यही कहूंगा, अब जहां तक बात आती है मंडी के हितों की बात कहते हैं और कुछ लोग कहते हैं रीजन की बात कहते हैं। मैं सिर्फ उनको इतना ही कहना चाहता हूं, मंडी के इस मैदान में जहां मैं खड़ा हूं, मेरे सामने यहां सरदार पटेल यूनिवर्सिटी का भवन खड़ा है। यहां पर जिस यूनिवर्सिटी को हमने हिमाचल प्रदेश की शिमला यूनिवर्सिटी के बाद दूसरी यूनिवर्सिटी बनाने की हमने कोशिश की, इसलिए की क्योंकि शिमला में यूनिवर्सिटी में बच्चों की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा हो गई, वहां बच्चों के लिए बैठने की जगह आज की तारीख में हो पा रही है। इसलिए हमने तय किया कि एक यूनिवर्सिटी और बननी चाहिए और शिमला के बाद दूसरा अगर सबसे बड़ा कॉलेज का कैंपस है जो क्लस्टर यूनिवर्सिटी के नाते यहां पर फंक्शन कर रहा था, वो मंडी है। लगभग 6700 बच्चे यहां पर इस कैंपस में पढ़ते हैं। तो यूनिवर्सिटी खोली तो मुख्यमंत्री सरकार बनने के बाद कहते हैं कि इसकी क्या जरूरत थी और इसको बंद करने के लिए प्रस्ताव कैबिनेट में आता है। बंद नहीं कर पाए तो छोटा करने के लिए प्रस्ताव लाया गया और यहां के जो सांसद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं वो मंत्रिमंडल की बैठक में उपस्थित हैं और उपस्थित होकर के ये निर्णय करते हैं कि मंडी की यूनिवर्सिटी को छोटा कर दिया जाए, 130 डिग्री कॉलेज इस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत दे और यहां इसको जो है सिर्फ 46 कॉलेज इसके अंतर्गत रखे, सारे कॉलेज निकाल दिए। क्या गुनाह किया था मंडी के लोग? मैं क्षेत्रवाद की राजनीति नहीं करता हूं, लेकिन ये हकीकत है, वो जो जाननी पड़ेगी। हमने एयरपोर्ट के लिए 1000 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान करके रखा था, सारी टेक्निकल फॉर्मेलिटीज उसकी कंप्लीट करके रखी थी, लेकिन जब सरकार कांग्रेस की बनी तो सबसे पहले एक काम किया, जो 1000 करोड़ रुपए ईयरमार्क बजट प्रावधान किया था, उस पैसे को निकाल करके वापिस कर दिया गया। हमने मंडी में शिवधाम खोला, शुरुआत की, 50 करोड़ का टेंडर किया, 200 करोड़ रुपए बजट का और प्रावधान किया और वो पैसा भी प्रदेश सरकार का नहीं, केंद्र सरकार का पैसा शिवधाम के लिए लाया था हमने। एडीबी का प्रोजेक्ट सरकार बने, शिवधाम का काम रोक दिया गया और 200 करोड़ रुपए जो रखा गया था उस पैसे को यहां से ट्रांसफर करके दूसरी जगह भेज दिया गया। मंडी में मेडिकल यूनिवर्सिटी हमने खोली और मंडी की मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए जमीन का इंतजाम कर दिया, लेकिन सुखू जी आते हैं, कहते हैं कि इसकी क्या जरूरत है और उसको भी बंद करने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं। बंद हो नहीं पा रही है, लेकिन बंद करने की तैयारियां खूब चल रही है। ये प्रश्न पूछने के हैं। मैं मंडी के भाई बहनों का बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। विधानसभा के चुनाव के भले ही सरकार हमारी नहीं बन पाई, लेकिन उसके बावजूद आप लोगों ने दिल खोल करके समर्थन दिया। 10 में से 9 सीटें मंडी के लोगों ने जिता करके दी। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। लेकिन मंडी को बदनाम करने की कोशिश है, ये उचित नहीं है। मैं इस बात को साफ कहना चाह रहा हूं। मंडी का जिक्र इस प्रकार से कांग्रेस के नेता, ये कौन सी मंडी
मंडी, कांग्रेस के नेता जो चुनाव लड़ रहे हैं, जो चुनाव लड़ने के चुनाव लड़ा रहे हैं, क्या उनको नहीं मालूम कि मंडी का अभिप्राय क्या है? क्या आपने क्या मंडी समझ रखा है इसको? ये मंडी वो मंडी है जिस मंडी को मांडव ऋषि ने अपना तपोस्थली बनाया। मांडव ऋषि के नाम पर इस मंडी का नाम पड़ा है। इस मंडी को इस तरह से बदनाम करने की अगर कोशिश करो तो भुगतना पड़ेगा। इस बात को मैं बड़ा साफ कहना चाहता हूं। 1000 संस्थान हिमाचल प्रदेश में बंद कर दिया प्रदेश की सरकार बनने के बाद। चले हुए संस्थान, खुले हुए संस्थान बंद कर दिए। क्या ये सारा जवाब मांगने का हक नहीं है पूरे प्रदेश भर को? या माता बहनें बैठी है, कहा कि 1500 रुपए कैबिनेट की पहली बैठक में मिलेंगे। 15 महीने बीत गए, एक महिला को मिला नहीं। और उसके बाद अभी जब लोकसभा का चुनाव आता है तो लोकसभा के चुनाव के लिए फिर से उसी तरह से बात करते हैं कि फार्म भरो, आपका जो है 1500 रुपए दिए जाएंगे। कितनी बार दलील करेंगे आपने हमारी माताओं बहनों को? गोबर की गारंटी 2 रुपए किलो के हिसाब से बेचेंगे, खरीदेंगे बोलते हैं। अब तो वो गोबर भी सूख गया भाई और बहनों, 16 महीने से सूखू भाई तो आए नहीं। अब तो मुझे लगता है कि यहाँ इस चुनाव में जब आएंगे वोट मांगने के लिए तो 1-2 किलो दे ही देना उनको, बिना पैसे के ही दे देना कि भाई आपका गोबर रखा था, सूख गया। इसलिए मेरा आप सबसे एक ही निवेदन है, आओ हम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मजबूत करने के लिए काम करें। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत आज दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई। आज पूरा विश्व भारत को एक सम्मान की दृष्टि से देख रहा है। और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह का भरोसा पूरे देश के अंदर लोगों का उनके प्रति है, लेकिन उनके प्रति पूरे विश्व का भरोसा किस कदर है, ये आप लोगों ने इस बात को देखा होगा कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए चुनाव से पहले ही तारीखें तय हो पड़ी हैं। अमेरिका इंतजार कर रहा है, जापान इंतजार कर रहा है, रशिया इंतजार कर रहा है। तारीखें तय करके बैठे हैं कि चुनाव के बाद प्रधानमंत्री अगर बनेंगे तो नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। तो समय से पहले, चुनाव से पहले, परिणाम से पहले ही तारीखें तय करके रखी अपने देश में आने की। इसलिए हमारे लिए बहुत प्रसन्नता का विषय भाई बहनों कि ऐसा नेतृत्व जो विश्व के किसी भी प्लेटफॉर्म पर खड़े होते हैं, किसी भी मंच पर खड़े होते हैं, तो विश्व के बड़े बड़े देशों के बड़े बड़े नेता अपने पांव को रोक नहीं पाते हैं, अपने कदमों को रोक नहीं पाते हैं, अपने हाथ को रोक नहीं पाते हैं। पांव स्वतः अपने आप आगे चलते हैं और आगे चल करके नरेंद्र मोदी जी के साथ मिलकर के जो है उनके साथ हाथ मिलाने के लिए उनका दिल करता है, मन करता है। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मुझे इस बात को लेकर के जरूर कहना है आप सबके बीच में कि हिमाचल जैसे छोटे से प्रदेश के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो योगदान है उसे कभी हम भूल नहीं सकते। कोविड का संकट था, ये देश के हर व्यक्ति की जिंदगी बचाने का एक बहुत बड़ा एक काम हमारे सामने था, लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कोविड के उस दौर से देश को बाहर निकाला। वैक्सीन लगाने की अगर बात आती थी, वैक्सीन कैसे बनेगी, कहां बनेगी, देश तो नहीं बना सकता, बहुत सारे लोगों ने यही कहा। लेकिन हुआ क्या कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हमारे देश 135 करोड़ की आबादी का देश, क्या भारत के अंदर ये संभव नहीं है। साइंटिस्ट बुलाए, उन्होंने कहा हो सकता है, और सफलता हासिल की, वैक्सीन बनी और देश के हर नागरिक को वैक्सीन लगी। एक नहीं 2 डोजेज लगी और 2 डोजेज लगने के बाद बूस्टर डोज भी लग गई। भारत माता की। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री देवभूमि हिमाचल प्रदेश की इस छोटी काशी में पधार रहे हैं और कुछ ही पलों में हमारे बीच में यहां पर वो पहुंचने वाले हैं। मैं आप सबका एक बार फिर से आभार व्यक्त करता हूं। देश मजबूत होना चाहिए, लेकिन देश मजबूत करने के लिए
नेतृत्व मजबूत होना चाहिए। अगर वो मजबूत नेतृत्व किसी के पास, किसी पार्टी के पास है, तो हमें उस बात का गर्व है कि हमारी पार्टी के पास है। नरेंद्र मोदी उनका नाम है और मजबूत भारत को आगे बढ़ाने के संकल्प के साथ वो काम कर रहे हैं। आप सब आज के इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में यहां पर आए, आप सभी भाई बहनों का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि आप सब डटे रहें। जब तक आप यहां पर प्रधानमंत्री जी के पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं, तब तक के लिए अपने स्थान पर बने रहें और गर्मजोशी के साथ हम अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। और जहां तक हमारे भारतीय जनता पार्टी की हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों का है, हम 4 सीटों पर जीत हासिल कर रहे हैं और मंडी की सीट पर कंगना जी का पहले नंबर पर चुनाव चिन्ह है, पहले नंबर पर चुनाव चिन्ह है। पहला बटन दबा करके आप इनको अपना आशीर्वाद दीजिए, आप इनको विजयी बनाइए। इसी संकल्प के साथ आज के इस कार्यक्रम में आप सब यहां पर आए हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब बड़ी संख्या में आज का कार्यक्रम का सफल बनाने के लिए जो सहयोग दिया है, उसके लिए भी मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जयराम ठाकुर जी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भारत माता की, भारत माता की। चंद मिनटों में ही आदरणीय मोदी जी हमारे यहां मंच पर पहुंचने वाले हैं। आदरणीय जयराम ठाकुर जी यहां रिसेप्शन लाइन में उनका स्वागत करने नीचे उतरे हैं। हम सभी कार्यकर्ता धैर्य बनाए रखें। आदरणीय मोदी जी जब पंडाल में हमारे साथ मंच में उपस्थित होंगे तो हम स्टैंडिंग ओवेशन दे करके उनका स्वागत करेंगे, उनका अभिनंदन करेंगे। मेरा यहां साउंड सिस्टम के अपने साथियों से निवेदन है कि आदरणीय मोदी जी का टारगेट जैसे ही अंदर प्रवेश करेगा, आप जो हमारी जो धुन है उस धुन की शुरुआत आप तुरंत कर लें। भारत माता की, वंदे वंदे। फिर एक बार, फिर एक बार, अब की बार, अब की बार। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। भारत माता की, भारत माता की। पंडाल के बाहर भी जो भाई बंधु सभी कार्यकर्ता साथी जहां जहां उपस्थित होकर के आदरणीय मोदी जी को देखने के लिए, सुनने के लिए आए हैं, मेरा उनसे भी निवेदन है कि जैसे ही आदरणीय मोदी जी मंच पर उपस्थित होंगे, स्टैंडिंग ओवेशन देकर के उद्घोषणाओं के साथ हम आदरणीय मोदी जी का स्वागत करेंगे। मेरा सभी कार्यकर्ता साथियों से निवेदन है। भारत माता की, अब की बार, अब की बार, अब की
श्री राम। मोदी जी को जय श्री राम। मोदी जी को जय श्री राम। फिर एक बार अब की बार मंडी की सांसद कैसी हो, मंडी की सांसद कैसी हो। जयराम जी को जय श्री राम। जयराम जी को जय श्री राम। स्वागत है भाई, स्वागत है, 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 स्वागत है भाई, स्वागत है। कंगना जी को जय श्री राम। कंगना जी को जय श्री राम। जयराम जी को जय श्री राम। जयराम जी को जय श्री राम। जयराम जी को जय श्री राम। मोदी जी को जय श्री राम। अब की बार फिर एक बार अब की बार फिर एक बार भारत माता की, भारत माता की। जैसे ही आदरणीय मोदी जी यहां वेन्यू में हमारे मंच के पीछे अपने कार्यकर्ता उनका स्वागत करेंगे, वैसे ही उनके स्वागत में अपनी धुन बजेगी। उस धुन को हम ध्यानपूर्वक सुनेंगे और उनके भाषण के पश्चात भी उनके धन्यवाद हेतु एक धुन बनाई गई है, वो धुन बजेगी और स्टैंडिंग ओवेशन देकर के जब वो मंच पर आएंगे और जब मंच से प्रस्थान करेंगे, हम सभी स्टैंडिंग ओवेशन में उनका अभिनंदन और धन्यवाद करेंगे। पंडाल से बाहर जहां जहां भी सभी कार्यकर्ता, सभी साथी इस भरी गर्मी में, भरी धूप में उपस्थित हैं, वो अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को सुनने के लिए, उनको देखने के लिए और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए उत्साहित हैं, उत्सुक हैं। इसलिए उनके भाषण के अंत तक और उनके यहां मंच से प्रस्थान तक हम सभी अनुशासन के साथ एक सिपाही के रूप में, एक सैनिक के रूप में उनको सुनेंगे, उनको देखेंगे और उनका उत्साहवर्धन करेंगे। ऐसा मेरा सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है। फिर एक बार अब की बार मोदी जी को जय श्री राम। मोदी जी को जय श्री राम। भारत माता की। अभी मोदी जी के स्वागत में धुन बजेगी, उस धुन का हम सभी आनंद लें और उस धुन के साथ हम नाच भी सकते हैं, थिरक सकते हैं। भरो भरो धरा काहित करो करो, आपसे लड़ो लड़ो, आगे तुम बढ़ो बढ़ो। नमो 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 नमो।
आगे तुम बढ़ो बढ़ो। से लड़ो लड़ो आगे तुम बढ़ो बढ़ो। भरो भरो धड़ाका हिट करो करो बाप से लड़ो लड़ो आगे तुम बढ़ो बढ़ो। भरो भरो धड़ाका हिट करो करो बाप से लड़ो लड़ो आगे तुम बढ़ो बढ़ो। भरो भरो धड़ाका हिट करो करो बाप से लड़ो लड़ो आगे तुम बढ़ो बढ़ो।
तारीख भरो भरो धरा हित करो करो पाप से लड़ो लड़ो आगे तुम बढ़ो बढ़ो पाप से लड़ो आगे तुम बढ़ो बढ़ो तारीख भरो भरो धरा हित करो करो पाप से लड़ो लड़ो आगे तुम बढ़ो बढ़ो तारीख भरो भरो धरा हित करो करो पाप से लड़ो लड़ो आगे तुम बढ़ो बढ़ो तारीख भरो भरो धरा हित करो करो पाप से लड़ो लड़ो आगे तुम बढ़ो बढ़ो
आगे तुम बढ़ो बढ़ो भरो भरो धरा का हित करो करो पाप से लड़ो लड़ो आगे तुम बढ़ो बढ़ो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रदेश के आदरणीय जयराम ठाकुर जी। मैं लोकसभा की लोकप्रिय प्रत्याशी बहन कंगना रनौत जी से निवेदन करता हूं कि आप पुष्प कली देकर के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। हमारे मंडी सदर विधानसभा क्षेत्र के वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अनिल शर्मा जी से निवेदन है कि हमारी देव प्रतिमा स्मृति चिन्ह के रूप में आदरणीय मोदी जी को भेंट करें। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी आपका सहयोग करेंगे, अभिनंदन करेंगे। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। मैं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष आदरणीय जयराम ठाकुर जी से निवेदन करता हूं कि मंच की आगे की कार्यवाही के लिए आप यहां मंच पर आए। आदरणीय जयराम ठाकुर जी। भारत माता की, भारत माता की। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, दुनिया के सबसे मजबूत नेता, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं छोटी काशी मंडी में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हम देवभूमि मंडी का ये सौभाग्य है कि लोकसभा के चुनाव के संदर्भ में आप यहां पर तीसरी बार इसी पट्टल के मैदान में आप आए हैं। 2014 में जब आए थे, शासन कांग्रेस पार्टी का था, चारों सीटों पर हम जीते थे। 2019 में आए, चारों सीटों पर ऐतिहासिक जीत हमने हिमाचल प्रदेश में उस वक्त भी हासिल की, और आप 2024 में अब आए हैं। अब की बार भी चारों सीटों पर ऐतिहासिक जीत हम हासिल करने वाले हैं। देवभूमि हिमाचल प्रदेश की छोटी काशी में मैं आपका अभिनंदन करने के साथ पूरी देवभूमि हिमाचल प्रदेश की ओर से आप पर ऐतिहासिक जीत हम हासिल करने वाले हैं। देवभूमि हिमाचल प्रदेश की छोटी काशी में मैं आपका अभिनंदन करने के साथ पूरी देवभूमि हिमाचल प्रदेश की ओर से आपको शुभकामनाएं देता हूं। एक दशक आपके नेतृत्व में भारत ने हर तरफ प्रगति की है, उन्नति की है। दूसरे दशक की शुरुआत आप करने जा रहे हैं, इसके लिए हम सब की ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं ज्यादा ना बोलते हुए
समय की कमी को ध्यान में रखते हुए सीधे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि आप आए, हम सबको अपना आशीर्वाद दें। भारत माता की, भारत माता की। काशी के सांसद की तरफ से छोटी काशी में दूर दूर से आए आप सभी मेरे परिवारजनों को प्रणाम। मांडव ऋषि की इस तपोस्थली से मैं सभी देवी देवताओं को, तीर्थों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। मंडी आ जाए तो पुरानी यादें भी आ जाती है साथ साथ। काफी पुराने चेहरे भी नजर आ रहे हैं और पुरानी यादें भी बहुत ताजा हो जाती हैं। मैं आपके बीच में बहुत लंबे समय तक यहां रहा हूं। हमारे सरदार संतोष सिंह जी, अवनिंद्र सिंह जी, गुरनाम सिंह जी, आर.के. राजू, कितने ही साथी जिनके साथ रह करके मैंने काम किया। और हम लोग उस समय दूसरे नेताओं की रैलियों के लिए आयोजन करते थे, नीचे बैठ करके प्लानिंग करते थे कौन खा बैठेगा। और मैं वो समय देखता था कि हम इतनी बड़ी रैली नहीं कर पाते थे, मैं खुद यहां काम देखता था। लेकिन आज जिस प्रकार से आपने माहौल बना दिया है, जो जन सैलाब उमटा है, और मुझे मालूम है मंडी लोकसभा की रैली अपने आप में पहाड़ चढ़ने जैसा है। कहां से कहां तक ये क्षेत्र फैला हुआ है। मंडी लोकसभा क्षेत्र ब्यास और सतलुज को आपस में जोड़ता है। किन्नौर, लाहौल स्पीति और पांगी, भरमौर, ये सारे इलाके तो कितने दुर्गम है। और देखिए इतनी बड़ी सभा, आप लोग दूर दूर से आए हैं। इतना उत्साह, इतना जोश, मंडी हो, कुल्लू हो, रामपुर हो, लाहौल स्पीति हो, किन्नौर हो, पांगी हो, भरमौर हो, चप्पे चप्पे से एक ही आवाज आ रही है, एक ही गूंज सुनाई दे रही है। फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। भाई और बहनों, पालमपुर यहां से ज्यादा दूर नहीं है। और मैं आज याद दिलाना चाहता हूं, ये भाजपा का पालमपुर बीजेपी की वर्किंग कमेटी थी। और पालमपुर बीजेपी वर्किंग कमेटी में जो निर्णय हुआ, इसी हिमाचल की धरती में जो निर्णय हुआ, उससे एक इतिहास रचा गया था। इसी अधिवेशन में भाजपा ने अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण का संकल्प लिया था। इस देवभूमि में संकल्प हुआ था, पालमपुर में हुआ था। यानी हिमाचल
राम मंदिर के निर्माण की संकल्प भूमि है। हिमाचल में लिया गया वो ऐतिहासिक संकल्प सिद्ध हो चुका है। 500 साल का ये इंतजार, 500 साल तक अविरत संघर्ष चला। कितनी पीढ़ियों ने इंतजार करते करते अपना जीवन पूरा कर दिया। लाखों लोगों ने शहादत मोली। अब 500 साल का इंतजार खत्म हुआ। किसने किया? ये इंतजार खत्म किसने किया? इस इंतजार को खत्म किसने किया? जरा आवाज दबी हुई लग रही है। किसने किया? किसने किया? किसने किया? आपका जवाब 100% गलत है। ये इंतजार खत्म किया है आपके एक वोट ने। ये आपके वोट की ताकत है, जिसने 500 साल का इंतजार खत्म किया। आज अयोध्या में रामलला विराजमान हुए। हिमाचल खुश हुआ है। देवी देवता आशीर्वाद बरसा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस खुश नहीं है। अगर आपके एक वोट ने मोदी की ताकत नहीं बढ़ाई होती तो कांग्रेस कभी राम मंदिर नहीं बनने देती। ये आपके एक वोट की ताकत है। साथियों, आपके एक वोट ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 की दीवार को गिरा दिया। आपके एक वोट ने हिंदू, सिख और बौद्ध शरणार्थियों को नागरिकता देने वाला सीएए कानून बनाया। आपके एक वोट ने हमारे पूर्व सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन दिलवाई। आपके एक वोट ने भारत को दुनिया की 5वीं बड़ी आर्थिक ताकत बनाया। और ये आपका ही वोट है जिसने विधानसभा और लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया। भाइयों और बहनों, 24 के चुनाव में 5 चरणों के चुनाव हो चुके हैं। इन 5 चरणों में बीजेपी एनडीए को बहुमत से ज्यादा सीटें मिल चुकी हैं। अब इसमें हिमाचल की 4 सीटें जुड़ जाएगी तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। और मैं देख रहा हूं हिमाचल फिर एक बार और उसके लिए 4-0 से हैट्रिक बनाने जा रहा है। देश लगातार तीसरी बार कांग्रेस को रिजेक्ट करने जा रहा है। साथियों, आपने दशकों तक कांग्रेस का शासन देखा है। कांग्रेस को ऐसा भारत पसंद है
जहां गरीबी हो, संकट हो, नागरिक समस्याओं से घिरे हो, इसलिए वो देश में पुराने हालात वापस लाना चाहती है। वो देश के विकास में रिवर्स गियर लगाना चाहती है और इसलिए कांग्रेस कह रही है कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो 370 वापस लाएंगे। कांग्रेस कह रही है सीएए को खत्म करेंगे। कांग्रेस के साथी तो यहां तक पागलपन आया है, वो कह रहे हैं हमारे जो परमाणु हथियार है ना वो भी हम खत्म कर देंगे। चुनाव में घोषणा कर रहे हैं जी। साथियों, मोदी ने समान नागरिक संहिता का संकल्प लिया है। भारत का नागरिक भले ही वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, उसके लिए एक समान नागरिक कानून होने चाहिए। लेकिन कांग्रेस समान नागरिक संहिता का विरोध कर रही है। कांग्रेस मुस्लिम पर्सनल लॉ के बहाने शरिया को समर्थन देती है। क्या देश को, हिमाचल को ऐसी कांग्रेस मंजूर है क्या? ऐसी कांग्रेस मंजूर है क्या? भाइयों और बहनों, कांग्रेस गौर सांप्रदायिक है। कांग्रेस गौर जातिवादी है। कांग्रेस गौर परिवारवादी है। साथियों, इस देश को वो नहीं बना सकते जो सिर्फ बाप दादा की विरासत पर ही जीते हैं। इस देश को वो बनाएंगे जो मिट्टी से उठकर पहाड़ जितनी ऊंचाइयां छूते हैं। इसलिए आज भारत का भविष्य हमारे स्टार्टअप शुरू करने वाले नौजवान है। आज भारत का भविष्य स्पेस में अपने सैटेलाइट भेजने वाले नौजवान है। आज भारत का भविष्य खेतों में ड्रोन उड़ा रही हमारी बेटियां हैं। आज भारत का भविष्य लड़ाकू विमान उड़ा रही हमारी बेटियां हैं। इसलिए बहन कंगना भी सिर्फ हमारी कैंडिडेट भर नहीं है, ये देश के नौजवानों की, हमारी बेटियों की एस्पिरेशंस को रिप्रेजेंट करती है। बेटियां भी एकदम नई फील्ड में जाकर अपने दम पर सक्सेसफुल हो सकती है, ये इस विश्वास को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन साथियों, कांग्रेस उसी दकियानुसी सोच में डूबी हुई है। आपने देखा है, अपने दम पर सफलता हासिल करने वाली बेटियों को कांग्रेस क्या बोलती है? कांग्रेस ने मंडी का नाम लेकर कंगना जी के लिए जो भद्दी बातें कही है, वो मंडी का अपमान है, छोटी काशी का अपमान है, वो हिमाचल का अपमान है, हिमाचल की हर बेटी का अपमान है। जिस हिमाचल में शिकारी माता, मां ज्वाला, मां चिंतपूर्णी, मां भीमा काली की पूजा होती है, वहां की बेटी का ऐसा अपमान आज तक कांग्रेस के शाही परिवार ने इसके लिए माफी तक नहीं मांगी है। क्या आपको ऐसा अपमान मंजूर है क्या? ऐसा अपमान करने वालों को सजा देंगे क्या? इस चुनाव में हर पोलिंग बूथ में चुन चुन करके इनको साफ कर दीजिए। भाइयों और बहनों, ये कांग्रेस अभी भी
21वीं सदी में नहीं आ पाई है। लोग आगे बढ़ते हैं, कांग्रेस उल्टा चलती है। ये 20वीं सदी की तरफ, 19वीं सदी तरफ जा रही है। कांग्रेस का शाही परिवार गौर बेटी विरोधी है। पूरी कांग्रेस गौर महिला विरोधी है। लेकिन हिमाचल के मेरे परिवारजनों, मेरी बात लिख लीजिए। आप अपनी बेटियों को खूब पढ़ाइए, उनको खुला सुरक्षित माहौल देने और नई बुलंदियां देने की गारंटी ये मोदी की गारंटी है। मैंने सैनिक स्कूलों और डिफेंस एकेडमी के दरवाजे बेटियों के लिए खोल दिए हैं। मैंने सेना में बेटियों के लिए जो दरवाजे पहले बंद थे वो भी खोल दिए हैं। 10 साल में केंद्रीय बलों में महिलाओं की संख्या 2 गुने से अधिक हो चुकी है। फाइटर पायलट हो या फिर पैसेंजर जहाजों की पायलट, बेटियों के लिए आने वाले 5 साल बुलंद उड़ान के होने वाले हैं। और ये अगर आप लिखते हैं तो लिख लेना, पत्रकार मेरी इस बाइट को भी सेव करके रख लेना। बड़ी जिम्मेवारी से कह रहा हूं, यहां जैसी सरकार ने झूठे वादे किए थे ना, वो मोदी का काम नहीं है। और इसलिए कहता हूं, ये मोदी की गारंटी है, ये मोदी की गारंटी है। भाई और बहनों, कांग्रेस को सिर्फ धोखा देना और ताला लगाना ही आता है। कहां तो हिमाचल में लाखों नौकरियां देने की घोषणा की थी और कहां सर्विस कमीशन में भी उन्होंने ताला लगा दिया। और उन्होंने सिर्फ सर्विस कमीशन पर ताला नहीं लगाया, उन्होंने मेरे हिमाचल प्रदेश के बेटे बेटी नौजवानों को उनके भविष्य पे ताला लगा दिया है। मेरे मित्र जयराम जी ने उन सरकार के समय में सैकड़ों संस्थान खोले थे, कांग्रेस ने उनमें ताला लगा दिया। मंडी में बड़ा एयरपोर्ट बनाने की प्रक्रिया चल रही थी, कांग्रेस ने उस पर ताला लगा दिया। क्या मंडी में हवाई अड्डा बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? टूरिज्म के लिए जरूरी है कि नहीं है? उस पर भी ताला लगा दिया। यहां बहनें 1500 रुपये का इंतजार कर रही है। क्या 1500 रुपया मिला क्या? सवाल 1500 का नहीं है, सवाल आपने हमारे साथ धोखा किया है। आज हिमाचल का एक एक नागरिक हार्ट फील कर रहा है, उसको लगता है इतना बड़ा धोखा। चुनाव के समय ऐसी ऐसी बातें करके वोट ले गए और अब हाथ ऊपर करके बैठ गए। कोई बातें नहीं होती, समझ सकते हैं, लेकिन देश धोखेबाजों को कभी माफ नहीं करता है। और मैं जानता हूं हिमाचल को, हिमाचल के जीवन में कर्मचारी ही एक बहुत बड़ी जिंदगी है। पूरा परिवार उसके भरोसे चलता है। आधे से ज्यादा हिमाचल की जिंदगी उससे जुड़ी हुई है। उस कर्मचारी के साथ कितना बड़ा धोखा किया। वो महंगाई भत्ते का आज भी इंतजार कर रहा है। ये कैसी सरकार चला रहे हो तुम? आपदा के बाद केंद्र ने सैकड़ों करोड़ रुपए भेजे, यहां उसकी भी बंदर बांट कर दी गई। और मेरे शब्द लिख के रखिए, ये सरकार का कोई भविष्य नहीं है, इसका जाना तय है। और मैं पहला काम करूंगा,
मैंने आपदा के समय जो पैसे भेजे हैं, उन पैसों में किसके कहां बंदरबाट हुई, किसने उसमें से चोरी की है, मैं सारा खोज करके निकालूंगा और मंडी के लोगों के हाथ में दूंगा जी। डेढ़ साल में ही हिमाचल इस धोखाबाजी से तंग आ चुका है। भाई और बहनों, मोदी हिमाचल के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। मुझे याद है कि जब हम पहले चंडीगढ़ से आते थे तो स्वारघाट का सफर मार देता था, मंडी पहुंचते पहुंचते कमर टूट जाती थी। अब किरतपुर मनाली 4 लेन और अटल टनल ने चंडीगढ़ से लेकर लाहौल तक सफर सुहाना कर दिया है। अब लाहौल से भी फल सब्जी तेजी से मंडियों तक पहुंच रहे हैं और पर्यटन भी फल फूल रहा है। साथियों, हिमाचल में बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण स्थान है। कांग्रेस की सरकार तो इतनी डरपोक थी कि दलाई लामा जी का नाम लेने से डरती थी, कांपते थे। मेरी तो दलाई लामा जी से अक्सर बात होती है। वो हमारी समृद्ध विरासत के प्रणेता है। भारत बुद्ध का देश है और मोदी सरकार ने